बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघलने की बात तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इन्हीं बातों से जुड़ा कुछ अलग बताने वाले हैं, जो शायद ही आप में से कुछ लोग जानते हो। दरअसल दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, यहाँ बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि इससे महासागर के भीतर स्लोडाउन के हालात बन रहे हैं। अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो इसकी वजह से दुनिया भर में पानी के जो सोर्स है उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात पिछले साल मार्च में एक साइंस जर्नल नेचर में छपी स्टडी में सामने आई है। स्टडी में बताया गया है कि कैसे अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का असर डीप ओशन करेंट्स पर पड़ेगा। इस स्टडी के लिए उस डेटा की मदद ली गई है जिसमें 35 मिलियन कंप्यूटिंग घंटों और कई तरीकों से अंटार्कटिका पर नजर रखी गई। इस स्टडी में सामने आया कि लगातार अंटार्कटिका में बर्फ का अंबार पिघलता जा रहा है। बर्फ का यह अंबार नमक और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। इससे जो वाटर करंट बनती है वो प्रशांत हिंद और अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। यह करंट सतह से और भी न्यूट्रिएंट्स लेकर ऊपर की तरफ आती है और प्रवाह बढ़ जाता है। लेकिन जब यह बर्फ लगातार पिघलती जाएगी तो अंटार्कटिका का पानी पतला और उसमें नमक की मात्रा कम हो जाएगी। इससे गहरे समुद्र के भीतर कम बहाव धीमा पड़ जाएगा। इस बहाव के कम होते ही 4000 मीटर से ज्यादा गहराई वाले हिस्सों में पानी का बहना रुक जाएगा। ये एक तरह के दलदल जैसी स्थिति होगी जिसमें पानी एक निश्चित दायरे में जम जाएगा। धाराओं के जरिए ही मछलियों और बाकी समुद्री जीवों तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचता है। इसमें कमी आने से पोषण में कमी आने लगेगी। इससे फूड चेन बुरी तरह से प्रभावित होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इससे पानी से ऑक्सीजन सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। समुद्र के ऊपर की परतें कमजोर पड़ जाएंगी तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पाएगी, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अंटार्कटिक महासागर में यह परिवर्तन आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से हो रहा है, जिसके बाद कई देशों ने इस पर चिंता भी जाहिर की थी, जिसकी शुरुआत साल 1957-58 के दौर में हुई थी। साल 1957-58 के बीच 12 देश एक साथ आए। यह भी तय हुआ कि यहाँ जॉइंट तौर पर रिसर्च चलते रहेंगे। दिसंबर 1959 में इन्हीं देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किया। साइन करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, नॉर्वे, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और अर्जेंटीना शामिल थे। 80 के दशक की शुरुआत में और भी देश इससे जुड़े, जिनमें भारत भी शामिल था। संधि में शामिल 50 देशों में से 29 के पास कंसल्टेटिव पार्टी का अधिकार है, यानी ये फैसला लेने का काम करते हैं। भारत ने भले ही 80 के दशक में संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसके पास भी ये हक है। संधि की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें तो अंटार्कटिका ट्रीटी में 14 अनुच्छेद मुख्य हैं, जो अलग अलग हिस्सों पर फोकस करते हैं। यहाँ किसी भी तरह की मिलिट्री प्रैक्टिस या बेस नहीं बनाया जा सकता है। इस महाद्वीप पर न्यूक्लियर वेस्ट को नष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ हो रही वैज्ञानिक खोजें या रिसर्च आपस में साझा किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आपसी मदद की जाएगी। अंटार्कटिक महासागर को बचाने के लिए भारत का योगदान भी काफ़ी अहम है। इसी कड़ी में भारत 46वें अंटार्कटिक संसद की मेजबानी कर रहा है। 30 मई तक चलने वाली इस बैठक में बर्फीले महाद्वीप से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। कोची में 30 मई तक चलने वाली इस संसद में कुल 56 देश हिस्सा ले रहे हैं। ये मिलकर देखेंगे कि नो मैंस लैंड कहलाने वाले अंटार्कटिक में क्या हो रहा है और उसे बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस बार खास तौर पर अंटार्कटिक टूरिज्म पर सख्ती से इस पर बात होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।